हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का जनवरी 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर 31। उसमें लिखा हुआ है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों और समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, इस टाइप की कोई भी आकृति का उनका अगर हमें क्षेत्रफल समझाना है तो उसके लिए कौन सी संकल्पना सबसे अच्छी रहेगी। देखिए, पहला क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ठीक है, ये तो मतलब एक रटने जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ बड़ी कक्षाओं में जब उनको संकल्पनाएं एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं उसके बाद का फॉर्मूला है ये तो। ठीक है, तो पहला तो आपका नहीं होगा, पर देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरा ऑप्शन है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। पर इसमें क्षेत्रफल की संकल्पना बनानी है पहले तो, और ये क्या कह रहा है अभी, इकाई वर्गों की गणन की सहायता से। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल इत्यादि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। ठीक है, तो आपका देखिए जो मतलब प्रैक्टिकली वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको संकल्पना समझानी है तो उसे प्रैक्टिकली फॉर्म पे समझाएंगे तभी उसे सबसे ज़्यादा समझ में आएगी। ये एनसीएफ 2005 में बोला भी गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बचेगा चौथा ही। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर चौथा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, देखिए, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, गणित में गणना संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। हाँ ठीक है, क्रियाशील गतिविधियाँ हो सकता है आपका आंसर। दूसरा क्या है, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। कौशलों का सिर्फ क्या है, कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका दूसरा नहीं होगा, अभ्यास नहीं, इतना भी हो सकता है। तीसरा देखिए क्या, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। नहीं। चौथा, केवल एल्गोरिथम। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपका पहला ही ऑप्शन बचता है जो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर। आंसर दिया है पहला, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर पहला, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ठीक है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ानी है, शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या क्या ले जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाए। ठीक है, बात आपकी सही हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप संरचनाओं से दिखा रहे हैं तो उसको नापने के लिए ये। ठीक है, एडजस्ट हो जाए उस पर। दूसरा क्या है, नापने वाली टेप, जो फीता होता है जिसकी तरफ 1 सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ 1 मीटर हो। विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट, ये हो सकता है 1 मिनट लिए। सेंटीमीटर वाला रूलर, नापने वाली टेप। नहीं, तो आपका दूसरा भी नहीं होगा, ना चौथा होगा। ठीक है, तो आपका बचता कौन सा है, एक पहला बचता है, तीसरा पहले में दिया है विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, फट्टा आदि नापने, पहला, और दूसरा विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट। तो इन दोनों में प्रैक्टिकली तो पहला है ना, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों को, इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाए, ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर हमें संख्या पद्धति पढ़ाना है, नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाना, बताया था हमने आपको। ठीक है, के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, हटा दीजिए इसे। दूसरा क्या है,
बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता, नहीं। छोटी भी तो पता होनी चाहिए पहले उसे। तीसरा क्या है, 6 अंकों तक गणना करना, नहीं, ये भी कोई फिक्स नहीं है। चौथा क्या है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या है कक्षा 3 में संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसके प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे धनराशि का योग की कुशलता है, जैसे क्या है आपको अगर हम बताते हैं 100 रुपये थे उसमें 5 ले लिए तो क्या होगा, ये सब ऐसे अगर कुछ बताते हैं तो इससे कम समझ में आएगा जितना क्या है योग की कुशलता और आत्मसात के लिए क्या करेंगे। पहला है देखिए भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह मतलब प्ले रोल, जैसे क्या एक दुकान वाला है और आप उससे कुछ लेने जाते हैं, ठीक है, उससे कुछ खरीदते हैं, उसको एक 100 रुपये का नोट देते हैं, कोई भी नोट देते हैं, वो कितने वापस करेगा। इससे क्या है आपका जो व्यू रचना है ना, योग का कौशल हो जाएगा और व्यवकलन का भी कौशल हो जाएगा इसमें। ठीक है, दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। पहला व्यू रोल, भूमिका निर्वाह, प्ले रोल हो सकता है आपका आंसर। दूसरा देते हैं बहुत सारे सवाल हल करना, सवाल करने से आपकी जो संकल्पना है वो एकदम क्लियर नहीं होगी। तीसरा है सूचना और संप्रेषण तकनीकी, ICT का प्रयोग करना, नहीं, ICT का भी प्रयोग नहीं करना है आपको। चौथा क्या है, प्रतिरूपों का प्रयोग। ठीक है, प्रतिरूपों का प्रयोग मतलब जो जैसे पहले था आप उन्हीं का यूज़ करो। जैसे किसी ने 43 रुपीज़ की अगर कोई भी चीज़ ली और 50 रुपीज़ का नोट दिया है तो उससे 7 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये क्या है, एक रटी हुई प्रतिरूप संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो आपका चौथा भी नहीं होगा, बचा सिर्फ पहला है भूमिका निर्वाह। आप प्ले रोल करेंगे एक दुकान में और या कहीं भी कोई भी शॉप कहेगा आप करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर नंबर पहला भूमिका निर्वाह, प्ले रोल ही आपको धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए अच्छा सा उपाय किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करना है। तो क्या पहेली है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ठीक है, 8 दहाई का मतलब क्या होगा और 4 इकाई का मतलब क्या होगा, इसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब इसका मतलब आएगा। इस गतिविधि का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, पहला देखिए आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, हाँ हो सकता है आपका सही कह रहा है। दूसरा क्या है, योगात्मक आकलन करना, नहीं। तीसरा विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, वो तो स्थानीय मान में होता है, ऐसे तो परिचित नहीं होंगे। चौथा क्या है, कक्षा में कुछ मजा, नहीं, ये तो एकदम बेकार हो गया। तो पहला ही आपका ऑप्शन बचा हुआ है, क्या है, एक शिक्षक 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय इस पहेली से क्या समझाने का उद्देश्य ले रहा है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, योग और व्यवकलन पर आधारित, मतलब जोड़ और घटाना पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ठीक है, आकलन के लिए आकलन के शीर्षक क्या होंगे, पहला क्या है, सवाल का बोधन, कि सवाल समझ में आना चाहिए और सही जवाब लिखना, पहला ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादन, नहीं। गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतया सही। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका बचा चौथा नंबर क्या है, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये आपका सही है, एक बार फिर से पढ़िए, देखिए क्या है, अगर आपको योग और व्यवकलन पर आधारित सवालों की दक्षता प्राप्त करानी है तो क्या होगा, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38वां कह रहा है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है,
उनका नमूना नीचे दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें एक बॉक्स है वो 0.1 का है तो 3 होगा 0.6 के, ये देखिए 3 और 3 2 मतलब 6 के, और ये 0.2 का, मतलब एक बॉक्स 0.1 का है, वर्ग है ये सारे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखिए 0.2 और 0.3, मतलब ये वाली जो आकृति है ऐसे। ठीक है, 0.2 और 0.3 और ये 0.6 निकाल, 0.06 आपका आंसर निकाल दिया इन्होंने। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाहती हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं। सीखने का परंपरागत प्रयोग नहीं है, दशमलव की चीज़ें इससे कम अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से नहीं बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये परंपरागत उपागम नहीं है। दूसरा क्या है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं। हाँ, बल तो दे रही समस्या समाधान के कौशल पर। ठीक है, पर आगे देखते हैं। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील ऐसा नहीं, इसमें प्रक्रमणशील तो हो ही नहीं रहा ना, 0.3 उसको कहाँ क्लियर होगा कि 0.1 है, पहले बताओ तो आप उसे। ठीक है, तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशीलता ज्ञान पर कम। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला चौथा ही ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया है, जो सुश्री रीना इससे बता रही हैं टेबल से, जो भी इन्होंने ग्रिड सिस्टम का यूज़ किया है, उसमें क्या संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर जोर दे रही हैं। संकल्पना इन्होंने बनाई होगी, अपना 0.1 बोला होगा, फिर उन्होंने बता के ग्रिड पे और उससे निकाला है, लेकिन प्रक्रमणशीलता ज्ञान पर कम ध्यान दे रही हैं, क्योंकि इससे पॉइंट भिन्नों का ज्ञान तो होगा, लेकिन जो दशमलव भिन्न होती हैं ग्रिड सिस्टम से, उसे हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम जोर दे रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, चौथा ही होगा, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, भिन्नों का योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने की गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, एक कागज इतना बड़ा लेके उसे पट्टी मोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं भिन्नों के बारे में। ठीक है, तो उपयुक्त गतिविधि है क्या है, विषय वस्तु पश्च गतिविधि नहीं, विषय वस्तु क्या है, पश्च गतिविधि नहीं है, समझाने के लिए ये तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, समय की बर्बादी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, हाँ ये सही कह रहा है, विषय वस्तु से पूर्व की। जैसे उनको भिन्न बतानी है कि ये 1/2 है, तो पहले उन्होंने कागज़ लिया, उसे मोड़ा और फिर बताया। ठीक है, कि देखो ये 1/2 है, उसके बाद लिख के बताया कि हाँ ये देखो ऐसे होता है 1/2। ठीक है, तो ये विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है कि कोई भी नई चीज़ बताने के लिए उससे पहले हम ये सब ट्राई करेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, नहीं विषय वस्तु संबंधी नहीं, ये पहले ही करेंगे, उसके साथ में नहीं। ठीक है, तो बचा आपका तीसरा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया है भिन्नों की संकल्पना के बारे में, उसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40वां क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होगा। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे जो है ये विभाजक है, यहाँ पे आएगा जो शेष है। उचित उपागम है, उचित तरीका देखिए क्या है, पहला क्या है, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। बहुत बार विद्यार्थियों को मुंह से ही बता रहे हैं, फर्जी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुंह से तो उनको नहीं समझ में आएगा ऐसे, पहला तो गलत कर लीजिए आप। दूसरा क्या है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। ठीक है, देख सकते हैं, पर थोड़ा कठिन होगा ये बताना। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ये आपका दूसरे से भी सुटेबल आंसर है। पर आगे भी देखते हैं चौथा क्या है, श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। पता नहीं, हर बार आप सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सकते ना वहाँ पे, तो चौथा गलत हो जाएगा। बचा दूसरा और तीसरा। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, विभाजक वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और ये स्पष्ट करना कि भिन्न का। ठीक है, लेकिन क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक है, इसे आप एग्जाम्पल से आसानी से बता सकते हैं। और दूसरे में यही अंतर क्या है, मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश
शेष है। ठीक है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा, बचेगा आपका तीसरा ही नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 41, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का जो क्षेत्रफल है, आकृति का क्षेत्रफल मतलब पूरा जो ये बना हुआ है 5 वर्गों से मिलके, उसका कितना 180 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है? क्षेत्रफल है, आकृति का क्षेत्रफल है। तो परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब हमने बताया था आपको क्या होता है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट करिए और यहाँ से जाके ऐसे ऐसे आके फिर यहीं पे आ जाएंगे तो क्या होगा? ये परिमाप होगा। ठीक है, मतलब किसी भी आकृति के पूरे राउंड लगा के वहीं पे फिर से खड़े हो जाना, परिमाप के बराबर होगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, देखते हैं। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। और इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। तो आप पाँचों वर्ग में इसे डिवाइड कर दो। देखो 5 3 15 बचा 3 और 5 6 30। तो जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 वर्ग सेंटीमीटर जो आपका आंसर आया है वो क्या है? 1 वर्ग का निकल आया। ये आपको बात समझ आई? पूरी आकृति का दिया था 180, हमने 5 वर्ग थे, एक ही नाप के हैं, तो 5 से भाग करा दिया, तो 1 वर्ग कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पहले का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, किसी का भी लोगे, किसी का, सबका बराबर है ना। तो 1 वर्ग का कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है ये किसका? 1 वर्ग का। 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब इसकी अगर भुजा निकालोगे तो भुजा कैसे निकलती है? भुजा स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्षेत्रफल दिया है आपको 36, भुजा आप मानोगे तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर √36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 36, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 6 आ गई। ठीक है, भुजा 6 आ गई आपकी, समझ गए होंगे आप। ठीक है, भुजा आपकी 1 वर्ग की जो भुजा है, एक लाइन आ गई, कितनी की आ गई? 6 सेंटीमीटर की आ गई। आपको समझ आ गया? तो मतलब हर एक का क्षेत्रफल भी समान था, तो हर एक की भुजा भी 6 6 6 होगी। ठीक है, आप परिमाप निकाल लेते हैं। भुजा 6 आ गई। देखो पहला 6 ये, दूसरे का 6 ये, तीसरे का 6 ये, चौथा यहाँ, सॉरी 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी, और फिर ये किसका 6, इसका 6 और इसका 6। ठीक है, 6। अब इन्हें गिन लो, 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से शुरू किया ना हम लोगों ने, चलो यहीं शुरू करते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 6 चौको 24, 6 पंत 25, 6 चरंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 निम 54, 6 दाम 60, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 60 पूरा और 6 12, ये दूसरों को ऐड करिए कितना आएगा? 72, 72। अब ये परिमाप है तो सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 72 ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो 41 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दूसरा, 72 इज द करेक्ट आंसर। जैसे क्या कहा गया है, 5 वर्गों से मिलकर आकृति बनी थी, 180 वर्ग सेंटीमीटर टोटल था, तो हमने 1 का निकाल लिया 5 का भाग करके, तो 1 का आ गया 36। भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 6 आ गई आपकी एक भुजा, बस 6 6 सारों में रख के और सबको जोड़ दीजिए। पूरे 12 यहाँ पर कितने हैं? हाँ 12 ही है, 12 त्रिभुज बनेंगे, 12 भुजाएँ बनेंगी, तो कितना आ जाएगा? 72 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि आम है। जैसे क्या, देखो 5 3 15 होना चाहिए, 10 लिखा हुआ है, सीधे ऐड करा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि ये त्रुटि आम है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य कराना चाहिए। कौन सा उपचारात्मक कार्य कराना चाहिए? देखिए पहला क्या है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। ठीक है, देखो पहले उसने क्या कहा था, श्री सिंह द्वारा ये देखा गया कि ये त्रुटि आम है। ठीक है, आम का मतलब वो ना समझ लेना कि ये मैंगो है। ठीक है, आम वो नहीं है, आम का मतलब मामूली, हमेशा होती है। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था इसमें, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। हाँ ठीक है, आपका ऑप्शन हो सकता है पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग के सवालों का, नहीं तो दूसरा गलत हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है, हर के लघुत्तम समावर्त की संकल्पना को संरचना नहीं। चौथा क्या है, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना नहीं, भिन्न तो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो बस पहला ही आपका करेक्ट आंसर बच रहा है, तो आपका पहला ही करेक्ट आंसर है क्या है,
42 में कहा था ये जो त्रुटियां हो रही हैं क्या है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप दे रहे हैं। ठीक है, पहले चित्रात्मक प्रतिरूप दोगे आप उन्हें, बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराओगे जिससे उनसे ये मामूली सी त्रुटि ना हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये दिख रहा है आपको, घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक्स से बना है ये, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर ब्लॉकों की संख्या है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, उसने जब ये बोला है ना जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये 3 दिख रहे हैं, 3 फलक, क्योंकि क्या है क्यूबिकल में, क्यूब में, वर्ग में, घन में, घन हो या घनाभ हो 6 फलक होते हैं, लेकिन दिखते कितने हैं एक बार में, 3 ही फलक देख सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें 3 ही दिख रहे हैं। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया तो इसका मतलब वो 3 फलक की बात कर रहा है, ये मत सोचना कि इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक का फिलहाल अगर देखते हैं क्या होता है, तो देखिए पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो ब्लॉकों की संख्या पूछ रहा है। ये देखिए ब्लॉक कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5। अगर आप ये वर्ग बना के देखोगे इसे ऐसे, तो आपने ये गिन लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गए। यहाँ से कितना है, 1 2 3 4, यहाँ से कितना हुआ, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कराइए, देखिए कितने, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए और 4 ये हो गए, 5 चौको 20। समझ आया आपको क्या हुआ 20? कहने का मतलब देखिए 20 कैसे निकल के आ गया आपके, एक आकृति में 20 निकलेंगे। देखो 3 ये, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 3 6 और 3 9 3 12, या तो ऐसे ऐड करा लो ना आप। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे थे और 1 2 3 4 5 यहाँ पे थे, तो 5 चौको 20 ऊपर की निकाली आपने कि नहीं निकाली। ठीक है, प्रत्येक भुजा में जो दिया था, तो आपका क्या आया, 5 गुणा 4 किया आपने। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना एक बार फिर से। क्या कहा था आपने, देखो जैसा कि घनी ब्लॉक में दिखाया गया है, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, तो ब्लॉकों की संख्या पूछ रहा, कितने ब्लॉक हैं इसमें। तो पहले 1 मिनट आप देखिए, 5 थे यहाँ पे। ठीक है, या ऊपर वाली आकृति देखिए, 5 ये थे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ पे भी हैं और 3 यहाँ पे भी हैं। ठीक, अब देखना कैसे, 5 चौको 20 हमने किया है ऊपर वाले के लिए, 1 2 3 4 5 ये थे और 1, जैसे ब्लॉक 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4, तो 5 तो सीधे सीधे हो गए ऐसे ऐसे, और 4 यहाँ पे हो गए, तो ऊपर वाले कितने निकल आ रहे हैं, देखो 20 निकल आ रहे हैं ना ऊपर वाले 20। और अगर आपको ऐसे ना समझा तो आप सीधे गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 को 20, ऊपर कितने आ गए, 20 आ गए ऊपर। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, 1 2 3 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, तो 12 ये आ गए आपके। ठीक है, आ गए ना समझ में, 1 2 3 4 और 4 3 12। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 3 है, तो 5 3 15 आ गए ना, 5 3 15, दोनों को ऐड करा दिए, सबको कितना, 5 2 7 और 2 1 3 और 3 1 4। देखिए कितना आया आपका, 47। ठीक है, दिख रहा है आपको 47। अब देखो 48 तो एक ऑप्शन दिया, पर 47 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका ना। तो जैसे आपने इस समय दिमाग लगाया, तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 तो आपने निकाले थे यहाँ पे, तो 5 के बाद और 1 2 3 4, 5 को 20 ऊपर हो गए हैं। और क्या होगा यहाँ पे, देखो आपके 1 2 3 4 ये थे और 1 2 3 4 5 ये थे। तो अब देखना एक चीज़ क्या बताते हैं हम आपको, इससे आपने आंसर नहीं निकाल पाया। अब देखना सही क्या होगी, 4 ये थे 5 ये थे, सॉरी 1 2 3 4 5 ये थे, और यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 4 ये थे। ये ऊपर वाले के लिए तो 20 समझ में आ गया होगा आपको आराम से। अब देखिए यहाँ के लिए भी 1 2 3 4 ये तो ये सीधे सीधे थे, और 1 2 3 4 5 ये सीधे सीधे थे। तो देखो ध्यान से, हर एक आकृति का 5 गुणे मतलब 5 गुणे 4 आएगा, कितना आएगा, 20 आ रहा है हर एक आकृति के लिए। मतलब जैसे ऊपर वाला समझ में आया है, वैसे ही यहाँ पे भी बन रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 ये हो जाएंगी, तो 5 ये और 4 ये, 5 को 20, तो 1 आ रही है 20 की, तो 3 कितने की आएंगी, 60 की, जो कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट कराएंगी। ठीक है, 47 तो आपको नहीं आया होगा समझ में, मतलब समझ तो आराम से आया होगा 47, लेकिन क्या है 47 आपका करेक्ट आंसर ही नहीं निकल रहा कोई भी, है ना। और 48 है भी, तो हम एक ब्लॉक कहाँ ज़्यादा करेंगे, नहीं ऐसा तो कर नहीं सकते। तो आपका 60 आंसर होगा करेक्ट। कैसे, 5 ये थे 4 ये थे, 5 को 20 ऊपर का समझ में आ गया होगा आराम से। ऐसे ही नीचे है, 5 यहाँ पे होंगे, 4 यहाँ पे होंगे, 5 यहाँ पे होंगे, 4 यहाँ पे, तो 5 5 5 मतलब 5 को 20 के 3 ब्लॉक्स होंगे इसमें। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 43 क्वेश्चन का आंसर नंबर पहला 60 आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, ना समझ में आई होगा तो बोलिएगा, फिर से समझा देंगे हम। ठीक है,
चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। ठीक है, हाँ तरीका, चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये जो दृष्टिकोण है किसके द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला क्या है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। ये एकदम बड़ी बात है, अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। नहीं, पुनर्लेखन क्यों करना। तीसरा, शिक्षार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, वर्कशीट नहीं देनी है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, नहीं। तो सिर्फ यही आपका पहला ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। वो क्या कहता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ठीक है। पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि रिबुल, ठीक है, रिबुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, ठीक है, गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं, ठीक है, उसकी जो टीचर है उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना होगा, ठीक है। अगर उसकी गुणन संरचना समझनी है, स्पष्ट करनी है उसको, तो क्या करना पड़ेगा। पहला देखिए क्या, सभी पहाड़ों को याद कराने के बल देना। याद नहीं कराना है बच्चों को, आपको क्या करना है, समझाना है। दूसरा क्या है, 2, 3 आदि के गुणज वाले करने के लिए 2 भिन्न रंग मोती और धागे का प्रयोग करना है। आप कितने मोती डालोगे इसमें बैठ के, ठीक है, तो हो सकता है आपका सही, पर लेकिन कितने डालोगे इस पर ये दिक्कत है। तीसरी क्या है, कटवा गिनती दिखी हुई। कटवा गिनती का मतलब क्या होता है, 1 छोड़ के या 2 छोड़ के जो भी पैटर्न बनाओगे आप वैसे ही, जैसे 2 का पहाड़ा है, 0 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो कटवा गिनती पर ये भी आप बनाते तो चले जाएंगे, ठीक है, हो सकता है आपकी ये भी ठीक हो जाए। अब 2 हैं तो इन दोनों में देखिए क्या है, उससे इस मोती और इससे तो क्या कटवा गिनती सही है, तो दूसरा हटा दीजिए, तीसरा बचा है आपके पास अभी। चौथा देखते क्या, आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु को गिरना। ये आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, जैसे आपने क्या बनाई, ये बनाई लाइन है, यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है, 2 बिंदु होंगे, यहाँ पे एक, जैसे एक बिंदु ही मान लो, ये यहाँ पे एक बिंदु होगा, इनमें क्या है 2 2 हैं, मान लो 2 2 हैं इसके अंदर, 2 का पहाड़ा पड़ रहा है, तो अगर 3 का पहाड़ा पड़ोगे तो 3 3 मानो कि 3 3 बने हुए हैं एक ही के अंदर। तो देखो 3 ये, तो दूसरे पे जाएंगे तो 3 + 3 6, तीसरे पे जाएंगे तो 6 + 3 9, और यही तो पहाड़ा होता है, 3 दूनी 6 3 का 9, ठीक है। तो आप आड़ी तिरछी लाइनों के प्रतिच्छेदन गिनने से आप ज़्यादा से अच्छा स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तीसरा ऑप्शन काट दीजिए, आपका चौथा ही ऑप्शन होगा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको हमने समझा दिया कैसे, ठीक है। आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु से गिनना, ये इसका सही आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में कहा गया है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 2 में अबेकस के प्रयोग, अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है। अबेकस किस मतलब विद्यार्थियों की क्या सहायता नहीं करता है। पहला क्या है, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, तो ये तो सही आंसर है क्योंकि ये तो सहायता करता है। दूसरा क्या है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने हैं, शब्दों की संख्याओं के समान संख्यांक लिखना है। संख्यांक तो नहीं लिखा होता ना कहीं अबेकस पे, तो दूसरा आपका हो सकता है गलत हो जाए। तीसरा देखते हैं क्या है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, गणना प्रतिशुद्धता होती तो ही है अबेकस में, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा क्या है, स्थानीय मान की महत्ता को समझने, बनी बात है, अबेकस में ऐसे दिया होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, उसमें जितने हम गोले फंसाते जाते उतनी हमारी संरचना क्लियर होती चली जाती है, ठीक है। तो तीसरा भी आपका सही होगा। तो बचा बस दूसरा ही है जो गलत होगा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। इससे हमें संख्यांक लिखने में कोई भी हेल्प नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि 4 हैं तो 4 ऐसे बनता है। तो आपका क्या गलत, कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा है जो गलत है, और वो गलत ही तो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, दूसरा। अबेकस सहायता विद्यार्थियों की कैसे नहीं करेगा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकली वाला है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। जैसे क्या, 176 को आपने 3 से विभाजित किया, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लीजिए 176 को, तो देखिए क्या होगा, 3 × 5 = 15, 2 अच्छा, ठीक है, 3 × 8 = 24। तो देखिए शेष कितना आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है। जो क्वेश्चन में बोला है उसका शेष कितना आ रहा है, 176 को 3 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है, 2।
शेष उससे अधिक होगा। अब जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें चेक करना है शेष अधिक होगा कि नहीं होगा। तो पहला तो आप ऐसे ही देख लीजिए, ये 176 था तो 2 शेष बच रहा है, 175 होगा तो 1 शेष बचेगा, तो इसमें तो कम ही बच रहा है ना, और पूछ रहा है अधिक वाला। और 2 से करोगे तो 2 में से देखो, 2 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 और फिर 6 आ गया, और सॉरी 1 और फिर 2 अट्ठे 16, तो ये तो पूरा हो गया, खत्म हो गया। तो ना ये पहला हुआ ना दूसरा हुआ। तीसरा क्या, 173 5 से भाग देना है, 173 में 5 से भाग दे लीजिए, 5 तिया 15, 2 और 3, 5 चौको 20। देखिए 3 शेष बच रहा है, इसमें कितना 2 शेष बच रहा था, इसमें 3 शेष बच रहा, तो यही ज़्यादा बच रहा है। पर देख लेते हैं एक बार चौथे में भी क्या बच रहा है। 4 का भाग देना है 174 पे, 4 चौको 16, 1 14, 4 तिया 12, इसमें तो बराबर शेष बच रहा है दूसरा, इसमें 2 बच रहा था, इसमें तो जो 2 बच रहा है। और इसने क्या कहा, शेष उससे अधिक होगा, तो देखिए शेष इसी में 5 से भाग करने पर जो है शेष सबसे अधिक आ रहा है 3। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर नंबर तीसरा। 173 भाग 5 से करेंगे तो आपका शेषफल 3 आएगा, और 176 का भाग 3 से किया था तो आपका शेषफल 2 आया था। तो ज़्यादा कौन सा आएगा, यही 173 का 5 से भाग देने पर। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब तीनों डिजिट्स अलग अलग हों तो आप सबसे छोटी में तोड़ लीजिए उसे। जैसे क्या है, किलोमीटर है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है 500 सेंटीमीटर, तो आप इसे सारा सेंटीमीटर में तोड़ लीजिए और सबसे बड़े को पहले तोड़िए। 5 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, तो 5 में कितने होगा, ये 5000 होगा ना। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5000 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा और करा दीजिए, तो 5 3 जीरो ये तो 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या आ गया 5 किलोमीटर के सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिए हमने। ठीक है, समझ गए होंगे। ये क्या है 50 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 100 मतलब 5000, 2 जीरो 1 3 जीरो। ठीक है, तो 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर 5000, तो 0 0 0 और 5 सबको ऐड करना ना, इसलिए हम यहीं से ऐड करा लेते हैं। ठीक है, 5000 ये हो गया, और 500 सेंटीमीटर उसने दिया था, सीधे सीधे हो गए ना, जोड़ देते हैं। समझ गए होंगे आप, 5 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर आ गए आपके, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख सेंटीमीटर, और 5 मीटर में 5000 सेंटीमीटर, 5000 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर दिया ही था। ऐड कर लीजिए, 0 0 ये 5, ये भी 5 और ये 0 ये 5, कितना आया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख और 5500, ये क्या है सेंटीमीटर है। लेकिन आंसर देखिए सबका मीटर में दे रहा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में भाग करेंगे तो 2 जीरो उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या 50-55 मीटर तो बचेगा आपका। 50-55 मीटर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आपने क्या किया, 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए और सबको सेंटीमीटर में बदल के ऐड करा दीजिए, और फिर आंसर सेंटीमीटर में आया है, लेकिन ये पूछ मीटर में रहा है, तो फिर से बाद में 100 से भाग करा दीजिए, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 5055 आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, पैटर्न की पहचान करना मतलब कौन सा पैटर्न किस टाइप का, या कोई भी गतिविधि कैसे चल रही तो क्या होगी, उसकी पहचान करना और उसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाँ ठीक है, अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, देखिए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक है, ये एनसीएफ की बात है। दूसरी क्या है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, नहीं, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, हाँ बात सही है, और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करती है, तो आपका तीसरा ऑप्शन हो सकता है सही हो। चौथा देखिए क्या है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना, कलात्मक गुण नहीं होंगे, सिर्फ इसके सृजनात्मक गुण ही होंगे, तो चौथा आपका गलत, आपका तीसरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा था, पैटर्न की पहचान उन्हें पूरा करना क्या है, विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका करेक्ट आंसर आंसर नंबर तीसरा होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में दिया है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। काफ़ी सिंपल है, तो आपको निकालना आता ही होगा। 63,606 में स्थानीय मान, इसका निकालेंगे तो 6 होगा, इसका निकालेंगे तो 6 गुणा 100 बराबर 600 होगा, और इसका निकालेंगे तो क्या होगा 6 गुणा 10,000। ठीक है, कितना होगा 60,000 होगा आपका, ऐसा करना था। ठीक है, और स्थानीय मानों का योगफल भी पूछ रहा है, तो निकालिए आप 60,000 ये था, और 600
और ये 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 6 0 6 0 6 60 60 6 60 60 6 देखिए दिया आपका। ठीक है, तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चौथा 60 60 6। समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ने कहा है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा है। तो पहले तो क्या 5 6 7 1 और संख्या पलटेंगे तो क्या आएगी 1 7 6 5 और किस्मत से छोटी आ रही है तो हमें कुछ ऊपर नीचे करना ही नहीं है। तो संख्या ये है, इसको पलटिए तो 1 7 6 5 और इन दोनों का क्या पूछ रहा है? पलट देने पर अंतर पूछ रहा है, माइनस करा दीजिए। यहाँ से लेंगे 11, 11 में से आपके 5 जाएंगे 6, यहाँ बचे 6, 6 में से 6 गया 0, यहाँ 6 जाएगा नहीं तो 16, 16 में से 6 गया तो 6 3 9 बचेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से गया 3, 39 0 6 आया। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन दिया 39 0 6। समझ गए होंगे, बस पलट के अंतर ही तो कराना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ने क्या दिया है? नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। देखिए क्या है, 1 और 1 मिलता है तो 1 ही है। 11 मतलब 1 बढ़ गया, देखो 11 11 तो 1 2 1, जितनी जैसे 2 संख्या है और इसमें 3 है तो 1 2 3। समझ गए होंगे आप। जितने 1 होते हैं वहाँ तक संख्या बढ़ती है, पर उसके आगे फिर घटना चालू हो जाती है। ठीक है, इसमें 1 था तो 1, इसमें 2 था तो देखो 1 2 फिर 1 आ गई, 1 2 3 और फिर 2 1। समझ गए। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कितना दिया है 11111, मतलब 1 2 3 4 5 1 दिए हुए हैं तो 1 1 1 5 बार गुणे 1 1 1 5 बार क्या होगा? तो देखो संख्या तो आपके पहले 1 2 3 4 5 जाएगी और 5 के बाद उल्टा जाना 4 3 2 1। समझ गए। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4, देखो 3 इसमें नहीं है तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्या 1 2 3 4 5 और फिर 3 4 ना, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 ये तो है ही नहीं इसमें 5। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 चौथा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप पैटर्न आराम से। ठीक है, जितने 1 वहाँ तक बढ़ना है, उसके बाद घटना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही है? सही है। ठीक है, तो देखिए पूर्ववर्ती का और पूर्ववर्ती और परवर्ती दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट एक पीछे वाला, एक माइनस करना, और परिवर्ती का मतलब होता है +1। ठीक है, आपको पता होगा पहले से ही। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 1000 का पूर्ववर्ती। 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 999 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 998 होगा ना। 1000 के पूर्ववर्ती 999 और 999 का 998, पर यहाँ तो 999 दिया है तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए क्या है? 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 999 का परवर्ती फिर से 1000 हो जाएगा और इसने क्या दिया है? 1001, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है? तीसरे में दिया हुआ है 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 का परवर्ती फिर से 1000 हो जाएगा और यहाँ क्या दिया? 1002 दिया है तो ये भी गलत हो गया। बचा चौथा ही है 1000 के परवर्ती। 1000 के परवर्ती क्या होगा? 999। ठीक है, 1000 के परवर्ती 999 का पूर्ववर्ती मतलब फिर से 1000। देखिए ऑप्शन में भी 1000 दिया है तो आपका चौथा आंसर सही हो गया। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कौन सा होगा? 4th 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 या 1000 है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। ठीक है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने आ गए, उनमें से 152 बिक गए हैं। ये 239 थे, 70 और आए हैं और 152 बिक गए हैं। मतलब आए तो प्लस और 152 गए तो बिक गए तो माइनस। सारे खिलौनों की संख्या थी। देखिए सबसे पहले इसमें हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं, उसने दी हुई है। तो सबसे पहले 239 खिलौने थे, देखिए सब में 239 खिलौने हैं, 70 और आ गए तो मतलब +70 आएंगे। जो आए हैं उसमें प्लस ही तो करना पड़ेगा। देखो 2 माइनस वाले हैं तो इन दोनों को काट दो पहले। ठीक है, बचे कौन कौन से? दूसरा बचा और चौथा बचा, जिसमें क्या कहा है? 70 खिलौने और आ गए तो 70 तो आ गए और उनमें से 152 बिक गए। 152 बिकने का मतलब क्या? वहाँ से 152 हट गए। तो देखिए पहला माइनस हो रहा है, उसमें प्लस, तो चौथा तो गलत हो गया, बचा दूसरा ही। इसमें देखिए 239 खिलौने थे, 70 और आ गए और जितने बने उसमें से 152 बिक गए तो माइनस। बचे हुए खिलौने की संख्या वही तो आएगी 6 सॉल्व करने पे। तो आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पेंसिल है, क्वेश्चन नंबर 55। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये का मतलब समझते हैं आप, चाहे 2.5 लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब जैसे 1.5 दर्जन की बात आ गई तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। 1.5 में कितने होंगे? 12 6 18 18 होंगे। 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 18 है तो देखो 2.5 × 18, 2.5 का 18 करो तो आप ऐसी जगह क्या करो? 2 सही 1/2 लिखो 2.5 को, तो 2 दूनी 4, 1 5/2। 2.5 का मतलब क्या आ गया? 5/2 और 18 थे तो 1 थी 5/2
₹2.5 की एक थी, 18 कितने की होंगी, तो 18 का गुणा करा लीजिए, 2 निम 18, 5 निम 45। अगर नहीं भी याद आता तो अब 2.5 इंटू 18, 2.5 गुणा 18 कराओगे तब भी आंसर आपका 45 ही आएगा। देखो 18 पंचे 90 की जीरो आंसर लगा, 9 18 दूनी 36, 36 9 45 और 1 दशमलव लगा था तो 45 से भी आया कि नहीं आया। बस कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, हल्के करने के लिए। तो क्या है, पेंसिल खरीदी उसने 45 रुपये की तो खरीद ली है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने वापस मिलेंगे। तो 100 रुपये का नोट दिया था, 45 माइनस करो कितने बचेंगे, 55 रुपये वापस करेगा दुकान वाला। तो देखिए 55 रुपये ऑप्शन नंबर तीसरे में दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर तीसरा 55 रुपये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3759, ठीक है, 3759 और 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो सबसे पहली बात तो क्या है, इसमें गुणनफल निकालना ही पड़ेगा आपको, और कोई इसकी ट्रिक ही नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या है, गुणनफल ही निकालना सबसे कठिन काम है। कठिन काम का मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। गुणे 9573, ठीक, कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं कि वहाँ 2 मिनट में निकाल लो। चलो निकालो, 3 निम 27 के साथ हासिल लगा 2, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 3 पचे 15, 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 7 21, 1 22 के हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11, गुणे 7 निम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 पना 35, 35 6 41 की 1 हासिल लगा 4, 7 7 49, 49 और 4 53 की 3 हासिल लगा 5 और 7 3 21, 21 और 5 26, डबल क्रॉस। 5 से 5 निम 45 की 5 हासिल लगा 4, इनको हटा लीजिए 4 और 5 25, 25 4 29 की 9 हासिल लगा 2, 5 7 35, 36 37 के साथ हासिल लगा 3 और 5 3 15, 16 17 1 18। ठीक है, आप ट्रिपल क्रॉस 9 से आ जाइए, 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 पना 45, 45 और 8 कितना होगा, 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 53, 53 की 3 हासिल लगा 5, 2 हो गए, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 की 8 हासिल लगा 6 और 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32 33 हो गया। बस सबको ऐड कराइए 7। और देखिए इसमें क्या कहा था सबसे पहले, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो हम अगर पूरा ना ऐड कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 6 7 8 1 9। अब हम इससे ना भी कराएं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या कहा है, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो देखो इकाई 7 है, दहाई ये इकाई और दहाई और 0 + 7 इकाई और दहाई अंकों का योगफल कितना होगा, 7 ही तो आएगा। और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है 7। ठीक है, अब अगर हम इसका अगर कोई जोड़ करते भी हैं, कुछ था नहीं क्वेश्चन में गुणा कराना, जोड़ करने से हमें क्या फ़ायदा है, उससे कुछ पूछा तो है नहीं। उसने पूछा है सिर्फ दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, तो दहाई और इकाई तो निकल ही है, उनका योगफल करा दिया। आपका आंसर भी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा नंबर ऑप्शन 7 आपका करेक्ट आंसर है। दोनों का योगफल कितना आएगा, 7, क्योंकि इकाई पे 7 है और दहाई पे 0 है, तो 0 + 7 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है 57। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 2:58 PM से 4:59 पहले का समय है। पहले की बात आ गई। अभी तक उसने सारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, बाद का, लेकिन इसमें पहले। लेकिन इसने सबसे अच्छी एक ट्रिक दे दी है, या सबसे अच्छा आपको ऑप्शन दे दिया है, इसने बोल दिया है PM। और आपने कभी रेलवे की घड़ी देखी है ना, वो 24 घंटे वाली, उसमें क्या होता है, दोपहर के 2 को क्या लिखते हैं, 14:58 लिखते हैं उसमें, आपको याद हो तो। रेलवे की घड़ी में AM PM कहाँ होता है, वो ऐसे ही लिखता है, रात के 11 बजे को 23 बज के लिखता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका यही था, आपको ये पकड़ना है कि 2:58 PM दिया है और पहले का टाइम पूछ रहा है, तो आप इसे टोटल लिखोगे क्या, 14:58। ठीक है, यही तो है दोपहर का 2:58। ठीक है, आगे क्या दिया, 4:59 पहले, तो अब इससे माइनस कर दो, सीधे सीधे 4:59 माइनस कर लो। पहले तो इतना समझिए, 2:58 PM था, इसे आप घंटाघर वाली घड़ी में, घंटाघर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल घड़ी मतलब रेलवे, 14:58, 2:58 को हम 14:58 और 4:59 पहले की बात करें तो 4:59 भी कर दिया। अब देखिए माइनस करने में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो पहला 58 है, 59 है। अब दिक्कत क्या आएगी, अगर आपने मैथ के जैसे लिया क्या कि यहाँ से हमने एक 5 उधार ले लिया तो 18 ये होगा, यहाँ से एक उधार लिया तो 15 होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ना कि 100 मिनट। पहले तो ये समझिए, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो आप जब हासिल लोगे तो 14 की जगह ये तो 13 हो गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट आएंगे पूरे 60 मिनट आएंगे आपके हासिल वाले, और 58 थे पहले, इन दोनों को ऐड कराओ, 8 6 5 11,
ये बात समझ आई। ये तो अगर 14 है, अगर 1 घंटा इससे लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा। अभी तक आपने कैलकुलेशन करते थे जो उठा के एक एक करते रहते थे तो वो 100 में होता था। यहीं पे अगर वैसी कर दी तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ 14 घंटे थे, हमने एक उधार लिया 1 घंटा, तो यहाँ आ गए 60 मिनट और 58 पहले से थे, तो टोटल कितने आ गए देखो 118, और उसमें से 118 यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं हम, इसकी जगह अब 118 है ना, 59 उसमें माइनस करो, तो यहाँ 59 माइनस कर लो, 18 आ जाएगा, 18 में से 9 आ जाएगा, 10 में से 5, तो यहाँ क्या आ गया 59 आ गया पहले ही। ठीक है, माइनस करने के बाद 59 आ गया, और यहाँ कितना बचा है 13, 3 है यहाँ पे, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9। समझ आ गया ना आपको? 9:59। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 9:59। अब एक चीज़ और पहले देखिए, 9:59 दो ऑप्शन दिए हैं, देखो एक PM AM, और आपको पता होना चाहिए 2:58 PM है, दोपहर के 2 है, तो रात दोपहर के 12 बजे ही तो PM लगा होगा, तो इससे पहले वो 4 घंटे 59 मिनट जा रहा है पहले, तो इसका मतलब PM नहीं होगा, अब तो AM होगा ना। समझ गए? अब तो AM की बात हो रही है ना, 4 घंटे पहले, 3 बजे का, तब 3 बजे से पहले अगर देखो 3 घंटे, तो 12 से पहले तो AM ही होगा, और ये 4 घंटे 59 मिनट की बात कर रहा है, तो ये 9:59 AM आया है। ठीक है, तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा सही? जो चौथा दिया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2:58 PM दिया था, आपने इसे 14:58 लिख लिया, 4 घंटे 59 मिनट माइनस करने, पहले की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आदमी यहाँ 100 बना लेता है, इसे 158 मान के क्वेश्चन सॉल्व करता है, लेकिन 158 नहीं होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से 1 घंटा कम होगा, तो यहाँ आएगा 60, तो 60 + 58 118 आएगा, 118 में आप 59 माइनस करोगे, फिर यहाँ 13 में से 4 9। ठीक है, समझ गए होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है 9:59 AM आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 58 कह रहा है 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयाँ जोड़ करना है आपको। देखिए 19,000 तो आपने पहले लिख लिया 19,000। दूसरा 19 सैकड़े, 19 सैकड़े का मतलब क्या है 19 × 100, मतलब 1900 होगा, 19 सैकड़े तो 1900 भी लिख लिया, और 19 इकाई का मतलब 19 ही ऐड करा दीजिए, 9 1 9 9 और 1 10 0 कैरी 1 2। ठीक है, 9 1 9 और 9 1 10 0 से लगा 1 1 1 2, तो क्या आएगा 20,919। 20,919 देखिए पहला ही आंसर दिया है 20,919। ठीक है, सिंपल था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कौन सा होगा? पहला 20,919। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला है 59, उसमें कहा है 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो हमें करा के देखना पड़ेगा। 567, तो 567 567 567 ये बोला इसमें 3 बार। ठीक है, 567 देखो 567 567 से ही भाग देना, तो पहली बार तो एक बार चला जाएगा, 567 खत्म। अब अगला आएगा 5 उतरेगा, नहीं जाएगा आंसर तो 0, फिर एक और उतरेगा, नहीं जाएगा तो 0, फिर 7 आ जाएगा तो एक बार जाएगा, तो कितना आ गया? फिर 567 खत्म हो गया। फिर 5 आया ऐसे फ्री में, नहीं जा रहा भाग तो 0, फिर 6 आया, नहीं जा रहा भाग तो 0, 7 आया, फिर एक बार आएगा। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा 100 101। ठीक है, 100 100 100 1 100 100 1। ठीक है, तो 59 का आपका आंसर क्या होगा? दूसरा 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, समझ गए होंगे आप, जिसमें पहला तो एक फ्री में आ जाता है, दूसरा और तीसरे में 00 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको अच्छा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दूसरा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है 1/2 में कितने 1/8 है। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बताया है 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/2 भाग कर दीजिए 1/8 का, यही तो बताया था हमने। अगर आपसे पूछे 1/2 में कितने 1/8 है, तो आपने सीधे सीधे बस भाग कर दिया 1/2, और ऊपर वाले को गुणा, बीच वाले को गुणा, तो 1 × 8/2 × 1, 2 चौको 8, तो आंसर आपका क्या आ रहा है 4, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है। ठीक है, आप समझते होंगे 1/2 में कितने 1/8, तो 1/2 बटे एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले का गुणा, बीच वालों का गुणा, और बटे में लिख दिया, आंसर क्या आया चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके मैथ के सारे क्वेश्चन खत्म। ये आपका जनवरी 2012 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मैथ के केवल एक आपका क्वेश्चन पेपर बचा है, जो शायद जून या जुलाई में हुआ था। ठीक है, वो 2011 का, जहाँ से सीटेट की स्टार्टिंग हुई थी, सारे टेट की स्टार्टिंग हुई थी। तो मैथ का आपका कल आपका एक लास्ट टेट होगा 2011, इसके बाद हम लोग EVS पे चलेंगे। ठीक है, हम आपको EVS के सारे 2011 से लेके 2019 तक के सारे सेट के EVS के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।